हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। संभव सिविल सर्विसेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान की आज पहली क्लास है। भारतीय संविधान पढ़ने से पहले आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, संवैधानिक सरकार क्या होती है, संविधानवाद क्या है आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में भी संविधान है। अगर भारतीय की जगह हम पाकिस्तानी लगा दें तो पाकिस्तानी संविधान हो जाएगा। अगर हम यूएसए लगा दें तो वो यूएसए का संविधान हो जाएगा। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें संविधान है, ये बात कॉमन है। तो संविधान कहते किसे? दरअसल हर लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होता है जो नियमों का, विधियों का, कानूनों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो शासक की शक्तियों, जनता के अधिकार और शासक और जनता के बीच संबंधों का निरूपण करता है। आधुनिक काल की महान क्रांतियों में सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वह क्रांति यह थी कि अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक स्वरूप वाली प्रणाली स्थापित होना शुरू हो गई। संविधान के माध्यम से जनता के अधिकार को ही बताए गए, शासक की शक्तियों को निर्धारित किया गया और इसके बाद अब कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है और अपने अपने दायरे में रह करके हर कोई काम करेगा। दुनिया के जितने भी सामाजिक विचारक हैं संविधान की परिभाषा के संदर्भ में एकमत तो नहीं है, लेकिन कुछ मूल बातें ऐसी हैं जो किसी भी संविधान में होती ही हैं। अगर उन मूल विशेषताओं को हटा दिया जाए तो फिर उसे संविधान नहीं कहा जा सकता। चाहे एकात्मक शासन प्रणाली हो, राजतंत्र हो, धर्मतंत्र हो, निरंकुश शासन की व्यवस्था हो, ऐसे देशों में भी, ऐसी प्रणालियों में भी संविधान तो होता है, लेकिन उसे हम लोकतांत्रिक संविधान नहीं मान सकते। आज जिस संविधान की बात की जा रही है यह सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में जो संविधान है उसकी बात की जा रही है। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी और इसने उन सारी व्यवस्थाओं को एक झटके में प्रतिस्थापित कर दिया जिसमें शोषण, भेदभाव लगातार जारी रहा। संविधान की मूल विशेषताओं में 3 बातों का उल्लेख हर हाल में करना ही पड़ेगा। उन 3 बातों को हम लोग 3 पॉइंट के रूप में समझते हैं। पहली बात क्या है कि किसी भी देश के संविधान में जो बातें होंगी उनमें शासक की शक्तियों का उल्लेख होगा। शासक की शक्तियां। दूसरी बात यह होगी जनता के अधिकार। जनता के अधिकार क्या हैं यह संविधान के माध्यम से ही निर्धारित कर दिए जाएंगे। तीसरी बात यह है कि शासक और जनता के बीच किस प्रकार का संबंध है। देखिए, संविधान परिभाषिक रूप से देखा जाए तो यहाँ से परिभाषित हो जाएगा, लेकिन इसका इंतजाम संविधान के अलग अलग भागों, अलग अलग अनुसूचियों, अलग अलग अनुच्छेदों और यहाँ तक कि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से दिए जाते हैं। इसमें जो 3 बातें प्रमुख है इसमें देखा ये जा रहा है कि जो ये शासक की शक्तियां हैं इसको निर्धारित किया गया। पहले निर्धारित नहीं था। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के पूर्व कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें शासक की शक्तियों को निर्धारित या मर्यादित या उसे सीमित किया गया था। जनता के अधिकार नाम मात्र के थे और वह शासक की शक्तियों पर निर्भर था। अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोकतांत्रिक संविधान की बात कर रहे हैं। अगर यहां से हम लोग शासक की शक्तियों को हटा दें तो फिर जनता के अधिकार होंगे और फिर ये तीसरी विशेषता तो लागू ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि तीसरी विशेषता लागू होने के लिए शासक का होना भी जरूरी है। अगर हम जनता के अधिकार को हटा दें तो शासक की शक्तियां तो होंगी, लेकिन ये तीसरी विशेषता फिर नहीं होगी, क्योंकि शासक और जनता के संबंधों का जो निरूपण है वो कैसे होगा?
लेकिन इस प्रणाली से पूर्व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो संविधान है उससे पूर्व चाहे कोई भी व्यवस्था रही हो, उसमें शासक की शक्तियां हर हाल में होती ही थी और जनता के अधिकार शासक के दया पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन अब जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान आया तो जनता के अधिकार भी तय कर दिए गए और ये जनता के अधिकार जब तय हो गए तो अब ये भी तय होना था कि अब शासक और जनता किस प्रकार किन अधिकारों का किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसी के संदर्भ में एक बात की जाती है संविधान वाद। वाद का मतलब सामान्य भाषा में समझा जाए तो विचार, विचारधारा। कैसी विचारधारा? मूल्यों और आदर्शों पर आधारित विचारधारा, और ऐसी विचारधारा जो एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए न सिर्फ जरूरी हो बल्कि अपरिहार्य हो। ऐसी विचारधारा, और ऐसी विचारधारा एक दिन में निर्मित नहीं होती है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत ये नित प्रति इसमें निखार आता है और फिर मूल्य और आदर्शों के आधार पर एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो संविधानवाद वही हो सकता है जहां संविधान हो, वही संविधानवाद हो सकता है। और जिस संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक संविधान है। इसी के संदर्भ में एक बात और की जाती है, संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार क्या है? हर लोकतांत्रिक देश में एक सरकार होगी ही होगी, संविधान के अनुरूप उसे चलना ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां संवैधानिक सरकार आ गई। संवैधानिक सरकार होने का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि संविधान के अनुरूपों के हिसाब से सरकार चलाई जाए, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप वह मर्यादित और नियंत्रित भी होती रहे। मतलब सामान्य भाषा में कहा जाए तो सीमित मर्यादित शासन का एक विकल्प है। हो सकता है कि किसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कोई सरकार चुन करके तो आ जाए और वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चले, लेकिन फिर भी वह नियंत्रित और अमर्यादित हो सकती है। लोकतांत्रिक देश में संविधान वाकई में लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, क्योंकि यह संविधान ही है जो लोगों को अधिकार देता है। और अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए न सिर्फ अपरिहार्य है बल्कि इतना जरूरी है कि उसके बारे में, उसके अभाव में हम गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो संवैधानिक सरकार कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार में है वो सरकार संवैधानिक ही होगी। तो संवैधानिक सरकार के लिए जरूरी है कि वो लोकतांत्रिक देश हो, वहाँ पर एक संविधान हो, उसके प्रावधानों के हिसाब से वो चले, उस पर जो सीमाएं निर्धारित की गई है उसका भी वो पालन करे। इसलिए इस संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि संवैधानिक सरकार क्या है? तो एक सीमित शासन का विकल्प है, असीमित नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश की जो संविधान है वो किसी को भी असीमित शक्तियां नहीं देते। अब बात हम लोग इसकी करेंगे कि भारत का संविधान दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के संविधान हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़ा है। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान के मुख्य रूप से 3 प्रकार स्वीकार कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये बात आपसे पहले ही कही जा रही है कि दुनिया भर में अनेक देश हैं जिनके संविधानों को इस प्रकारों में बांधा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो कहीं ना कहीं खड़ा होगा। तो आज की तारीख में दुनिया में संविधान के 3 प्रकार को स्वीकार किया गया है। उन 3 प्रकारों को देखें हम लोग। पहला प्रकार जिसमें कहा जाता है कि संविधान लिखित है या अलिखित है। दुनिया का अलिखित संविधान ब्रिटेन है जो सबसे बेहतर उसका उदाहरण माना जाता है। तो पहली कैटेगरी उसकी संविधान का प्रकार क्या हो, तो अलिखित या
लिखित संविधान। जैसे ही ये बात कोई भी पहली बार सुनता है तो उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि लिखित संविधान होना तो समझ में कुछ न कुछ बात आती है कि चलो लिखा गया है, लेकिन अलिखित संविधान कैसा होगा और वह किस प्रकार लोगों के अधिकारों को और शासक की शक्तियों को किस प्रकार वो निर्धारित करेगा, क्योंकि वो तो लिखा है नहीं, अलिखित है। दूसरा प्रकार जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसे कहा जाता है विकसित और निर्मित। यहां विकसित और निर्मित संविधान। तीसरी विशेषता है कठोर और लचीला। कठोर और सुनम्य, फ्लेक्सिबल, ये 3 प्रकार हैं जिसमें 6 कैटेगरी है। इसके संदर्भ में अभी आपको संविधान के बारे में जानकारी अगर न हो या हो, फिर भी आप नेचुरली जो आपके दिमाग से प्रश्न का उत्तर समझ में आए सिर्फ उसे बताइएगा। इस पे हम सवाल करने जा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं आपको सोच के बताना है कि हमारा उत्तर सही होगा, बल्कि ये सोच के बताना है कि अभी हमको ये पता है, तो जहां पर बातें सही होगी वहां पर आपको सुधार करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन जहां आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग सेट ना कर रही होगी वहां पर आप सुधार करेंगे। अलिखित संविधान और लिखित। पहले अलिखित की हम लोग बात कर लें और समझ लें कि अलिखित क्या है। अगर कोई अलिखित संविधान है तो उसका संचालन होता कैसे होगा, पहले इस पे बात कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। और जो अलिखित संविधान होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी चीजें लिखी हुई नहीं होती हैं। लिखित और अलिखित, अभी जो हम लाइन बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा, वो सब पे लागू होगा। ये जो प्रकार आप देख रहे हैं वो तीनों पर लागू होगा। दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं हो सकता जो पूर्णतः अलिखित हो, और दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं हो सकता जो पूर्णतः लिखित हो। ये बात सब पर लागू होगी। दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जो केवल विकसित है, और दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है कि केवल निर्मित है। इसी प्रकार कठोर और लचीला, ये परिस्थितियों के हिसाब से हर देश में ऐसा इंतजाम किया जाता है कि इसमें समन्वय स्थापित किया जा सके। फिर भी ये प्रक्रिया अलग अलग देशों के संविधान में अलग अलग तरीके से निर्धारित कर दी गई है। अलिखित संविधान अगर होगा तो लोगों के अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित करता होगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संविधान में न भी लिखी हो तब भी हम लोग उसे मानते हैं। अगर संविधान में कहीं ये नहीं लिखा होगा कि हमें अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, माता पिता को प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ये बातें नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इसे हम मानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परंपरा, परिपाटी, कन्वेंशन। तो इस प्रकार ही ब्रिटेन का संविधान निर्मित हुआ। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था, जो भी पार्लियामेंट्री एक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं संविधान बनने के बाद हमारे यहाँ संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, और वह भी लागू है, और वह भी उतने ही महत्व के हैं, उसके भी उल्लंघन पे दंड निर्धारित ही है। वैसे समय समय पर ब्रिटेन में संसदीय कानून के माध्यम से कानून निर्धारित किए गए, बनाए गए, वह भी एक आधार है। जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय, संविधान में जो बातें हैं उसके अलावा न्यायिक निर्णय जो न्यायपालिका द्वारा सुनाए जाते हैं वह भी तो कानूनी है, और उसके भी उल्लंघन पर दंड निर्धारित है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण और की पॉइंट है उसे कहते हैं कॉमन लॉ, सामान्य विधि, डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह भी उसके संविधान में शामिल है। अगर हम अगली बात करें और कौन सा आधार है जो ब्रिटेन के संविधान को अलिखित होने के बावजूद भी उसके संचालन में मदद करता है, तो वह है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, संवैधानिक व्यवहार।
संवैधानिक व्यवहार। और इस प्रकार संवैधानिक व्यवहार में अगर देखें तो ओवरऑल सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ब्रिटेन में समय समय पर जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे उन लोगों ने उसके संदर्भ में कानून बनाया। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग तरीके से उसका इंतजाम किया जाता है लोगों के द्वारा। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब वो बीमार हो जाएं तब डॉक्टर के पास जाएं, और कुछ लोग बीमार न हों इसके लिए पहले से ही अपने रूटीन में बदलाव करते हैं और उसके लिए जो जरूरी खाद्य पदार्थ से लेकर के दवाइयां आदि जो कुछ भी उसे पहले से निर्धारित करके अपने पास रखता है। दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले से पूरा इंतजाम कर ले उसे गंभीर बीमारी नहीं होगी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि दूसरा जो पहले से तो कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको जैसे जैसे समस्या आई उसके बारे में पुख्ता इंतजाम करता चला। तो जिस देश का संविधान लिखित नहीं होगा, अलिखित होगा, वहां पर जैसी जैसी समस्या आएंगी उसका निदान किया जाएगा। पहले से ही माइंडसेट नहीं होगा। और यह प्रक्रिया हर जगह लागू होती है। क्रिकेट के मैदान पर, आपकी पढ़ाई में, राजनीति में कोई जरूरी नहीं होता कि हम पहले से कुछ चीज निर्धारित कर दें और फिर आगे भविष्य की चीजें उसी के आधार पर निर्मित होती रहें, उसी के हिसाब से सारी चीजें हमको दिखाई दे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा नहीं होता। क्रिकेट के मैदान पर आप सुने होंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती कि एट वंस आपको क्रिएट करनी होगी, पहले से आप सोच करके नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो वहां पर घटेंगी, एट वंस ही घटेंगी। तो फिर उसके बारे में पहले से कैसे सोचा जा सकता है। तो ब्रिटेन का संविधान इस तरीके से संचालित होता है, लेकिन फिर भी उसे अलिखित की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जरा सोचिए, जो उनके यहाँ बनाए गए कानून है, समय समय पर बनाए गए जो कानून है वो तो लिखित है। अगर वो लिखित है तो फिर अलिखित कैसे कहा जाए। इसीलिए बात पहले ही बोली गई कि दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं जो पूर्णतः अलिखित हो, और दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं जो पूर्णतः लिखित हो। भारत का संविधान लिखित है। दुनिया का पहला लिखित संविधान यूएसए का है ना, लेकिन उसमें संशोधन नहीं हुए हैं, उसमें संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाए गए हैं। मूल संविधान जैसा था वैसा ही है आज की तारीख में। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं और हजारों से अधिक न्यायिक निर्णय आ चुके हैं। इसके अलावा भी नियम, उपनियम आदि, अध्यादेश आदि के माध्यम से भी कानून बनाए जाते हैं। इसलिए अगर कोई संविधान लिखित है तो उसे लिखित ही मानना पूरी तरह से बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो लिखित है तो उसका बहुत कुछ हिस्सा अलिखित भी है। संविधान में वो सारी बातें नहीं लिखी गई हैं जिसका हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। वो संविधान में चाहे लिखी हो या न लिखी हो, लोग उसको आमतौर पर मानते हैं। ठीक उसी प्रकार दुनिया का कोई भी संविधान न पूर्णतः विकसित हो सकता है और न पूर्णतः निर्मित हो सकता है। क्यों? क्योंकि निर्मित होने के लिए जरूरी है कि उसे एक निश्चित टाइम में बनाया जाए, और विकसित होने के लिए जरूरी है कि समय समय पर उसमें जैसी परिस्थितियां आए उसके हिसाब से कानून बनाए जाए। ये तो हर जगह लागू होगा। कोई निर्मित संविधान होगा तो समय समय पर वो विकसित भी होगा। हाँ, कठोर और लचीला के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं वो अलग अलग देशों के परिप्रेक्ष्य में ही मापी जाएंगी, लेकिन फिर भी एक देश की दूसरे देश से तुलना की जा सकती है। तो चलिए अब बताइए, आप भारत का संविधान अगर पूछा जाए कि कैसा है तो आप कहेंगे लिखित संविधान है। इंडिया जो है लिखित संविधान में आता है। इसके साथ साथ यूएसए दुनिया का पहला लिखित संविधान है, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान इसके पास है। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे तो लिखित जो संविधान होगा वह लिखित तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर हम दूसरे आयामों से देखें तो वह लिखित हो सकता है। विकसित जो संविधान होगा वो निर्मित भी होगा, निर्मित भी विकसित होगा। अगर हम अब पूछें आपसे कि इंडिया के संविधान को कहाँ रखना चाहेंगे, तो सिंपल, हर किसी को मालूम है कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर निर्मित हुआ, तो निर्मित है।
लेकिन जो परिवर्तन हुए आज की तारीख तक, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें सब आर्टिकल्स काफ़ी जोड़े जा चुके हैं। अगर उनकी हम काउंटिंग करें तो 450 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो समय के साथ क्या हुआ, विकसित होता रहा और आगे भी विकसित होगा ही होगा। अब बात आएगी कठोर और लचीला। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होगी उसे कठिन कहेंगे, जिस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान होगी उसे लचीला कहेंगे, सुनम्य कहेंगे, फ्लेक्सिबल कहेंगे। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए कि भारत के संविधान को कहाँ रखना पड़ेगा, विकसित या निर्मित, तो सिंपल जवाब ये है कि भारत का संविधान जो है निर्मित है। अब हम यूएसए की बात करें तो यूएसए का संविधान भी निर्मित ही है, दुनिया का पहला निर्मित संविधान है। ये दोनों देखिए लिखित हैं और ये दोनों निर्मित हैं। लेकिन अगर बात ये की जाए कि क्या इनको निर्मित ही माना जाना चाहिए, तो नहीं। आज की तारीख में दुनिया का जो भी संविधान निर्मित है वह विकसित भी है, और दुनिया का अगर कोई भी संविधान लिखित है तो वह अलिखित भी है, और उसे हर हाल में होना ही पड़ेगा। विकसित संविधान किसे कहेंगे? ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन का संविधान इसका सबसे बेहतर उदाहरण होगा, क्योंकि समय समय पर उसमें परिवर्तन हुए, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें इंतजाम किए गए, तो समय के साथ क्या होता रहा, विकसित होता रहा। तो इस प्रकार अगर हम ये कोशिश करें कि किसी देश के संविधान को केवल लिखित ही घोषित करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है, किसी देश के संविधान को केवल लिखित की श्रेणी में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हुआ हो। जैसे लिखा गया था ठीक वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ हो, और तब भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो संविधान में हो तभी ही हम उसे मानेंगे। बिना संविधान में होने पर भी, न होने पर भी हम उसे मान सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि संविधान में सारी बातें लिखी दी जाएं? इसलिए जो लिखित है उसे अलिखित होना ही पड़ेगा। और अगर इन कैटेगरी के हिसाब से इनमें हम तुलना करें, तुलना ये करें कि अगर कोई दुनिया का संविधान लिखित है तो उसे अंततः क्या होना ही पड़ेगा, तो जो लिखित होगा उसे हर हाल में निर्मित होना पड़ेगा, क्योंकि जो लिखित है वो निर्मित है। और इस आधार पर देखें तो दुनिया का अगर कोई भी संविधान अलिखित की श्रेणी में आता है तो उसे हमें क्या मानना पड़ेगा, विकसित ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह अलिखित है तो वो समय के साथ अपने अंदर बदलाव किया, और उस बदलाव के बाद उसमें जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर उसे हमको विकसित घोषित करना ही पड़ेगा। अब कठोर और लचीला, कठोर और लचीला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये किस आधार पर तय होगा? एक ही आधार है, अगर संशोधन की प्रक्रिया सरल है। अगर इस संदर्भ में हम देखते हैं तो यूएसए का संविधान यहां खड़ा है, यानी कठोर की श्रेणी में। लचीला यहां पर ब्रिटेन का, यूके। ब्रिटेन का संविधान बिल्कुल लचीला है, और इसके पीछे रीजन भी है। अगर कोई संविधान अलिखित है तो संसद पर मर्यादाएं बहुत कम होंगी या होंगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दुनिया का कोई भी संविधान जो अलिखित है उसके यहाँ संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल होगी, क्योंकि अलिखित संविधान की स्थिति में संसद पर प्रतिबंध बहुत कम लगाए गए होंगे, वो भी समय के साथ, या यह भी हो सकता है कि न लगाए। ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों को पुरुष से महिला और महिला से पुरुष बनाने के सिवाय कुछ भी कर सकती है, यानी उसके द्वारा जो कानून निर्मित किए जाएंगे अलिखित संविधान होने की वजह से उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, जैसा कि यूएसए में हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। इस वजह से किसी भी देश में अलिखित संविधान होगा तो उस देश का संविधान लचीला ही होगा। अब बात आ रही है कि यूएसए का संविधान कठोर है, भारत का संविधान कैसा होगा? लचीला की श्रेणी में आएगा या कठोर की श्रेणी में आएगा? तो देखिए, भारत का संविधान एक अलग प्रकार का है, उसकी कुछ विशेषताएं ऐसी है कि उसको सिर्फ हम कठोर और लचीला इन दो कैटेगरी में नहीं बांट सकते।
वो इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में दोनों बातें, कठोर भी और लचीला। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऐसी है जिसे लचीला की भी श्रेणी में रखा जा सकता है और कठोर की भी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अलावा एक और श्रेणी बनानी पड़ेगी, जो कि यहाँ प्रकार आप देख रहे हैं इन प्रकारों में शामिल नहीं है। तो हम ये देखें कि यूएसए का संविधान अगर कठोर है तो क्यों कठोर है, और भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, और कठोर और लचीला के अलावा भी कुछ है, तो वो क्यों है। आइए चलिए यूएसए के संविधान को देखते हैं, उसमें संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, फिर हम इंडिया की बात करेंगे। देखिए, जो यूएसए है वहां हमारे यहाँ जो संसद है वहां उसके यहाँ कांग्रेस है, पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी, इसी कांग्रेस का सहारा लेकर के कांग्रेस बनी इंडिया में। वहां की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं और अपने यहाँ संसद यानी पार्लियामेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ भी दो सदन है, यूएसए में भी दो सदन है। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे ही यूएसए में सीनेट है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अंतर है। हमारे यहाँ राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं, जबकि यूएसए में प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन थोड़ा सा मुश्किल है कि उसको प्रत्यक्ष माना जाए या ना माना जाए। इसीलिए संवैधानिक विश्लेषकों द्वारा ये बात कही गई है कि आज तक यूएसए के नागरिक सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल और प्लस लोकप्रिय मत हासिल करके ही कोई बन सकता है यूएसए में, और फिर जैसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है उस निर्वाचक मंडल को भंग कर दिया जाता है। हमारे आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, अगर किसी कारणवश उसे त्याग पत्र न देना पड़े। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। यूएसए में जो प्रथम सदन है इसमें सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सीनेट में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। हमारे यहाँ पीएम का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से ही निर्धारित होता है, तो 5 वर्ष के लिए। अगर कोई बीच में दिक्कत ना आई तो 5 वर्ष के लिए। आप संशोधन की प्रक्रिया को भी समझें। ये ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको समझने में बेहद आसानी हो जाए कि आखिर क्यों कठिन है। पहले हम अपने यहाँ की समझ लें। हमारे यहाँ यानी भारत में संविधान संशोधन की 3 प्रणालियां हैं, 3 प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन हो सकता है। एक साधारण प्रक्रिया है। इस साधारण प्रक्रिया के तहत संसद राज्यों के नाम, सीमाएं, क्षेत्रों आदि में परिवर्तन जो है कर सकती है साधारण बहुमत से। इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी। साधारण बहुमत का तात्पर्य यह है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1। भले ही 543 सदस्य लोकसभा में है, लेकिन अगर साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक प्रस्ताव पास कराना होगा और उस समय सदन में उपस्थित सिर्फ 400 लोग ही हैं, तो 201 अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब साधारण बहुमत हो गया। तो इस प्रकार कुछ संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किए जाते हैं, एकदम सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा हमारे यहाँ संशोधन की विधि जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के लिए सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए भी फिर वही बात, 2/3
जो बहुमत चाहिए वो कुल सदन का जरूरी नहीं है, बल्कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा में भी ये प्रक्रिया जाएगी और राज्यसभा से भी गुजरेगी, और दोनों में अलग अलग 2/3 का बहुमत चाहिए। इसके लिए जैसे FR फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार हमारे हैं, और DPSP नीति निर्देशक तत्व, इनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से हो जाता है। एक और हमारे यहाँ जो तीसरी प्रणाली है जिसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा 50% राज्यों का, कम से कम 50% राज्यों का अनुमोदन चाहिए उनका। भारत में 28 राज्य हैं, 50% मतलब 14 राज्यों ने समर्थन दे दिया अपना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, पद्धति, संघीय न्यायपालिका, 7वीं अनुसूची में शामिल जो विषय हैं उनका, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जो उपबंध है उसमें भी संशोधन हो सकेगा। ये भारत में है। तो संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ ऐसी है। USA में क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए। हो सकता है कि राष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल के पहले और दूसरे वर्ष में रहूं, उस समय तक उनको बहुमत न हो और इन 2 वर्षों के बाद उनका बहुमत हो जाए। ऐसा होता ही है। कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में सदैव बहुमत में रहे। हो सकता है कि शुरुआत के 2 वर्षों में रहा हो, बाद के 2 वर्षों में न रहा हो प्रथम सदन में। दूसरी बात, सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया अलग हो सकती है। हो सकता है कि राष्ट्रपति जिस भी पार्टी से चुन कर गया उसका सीनेट में भी बहुमत न हो, क्योंकि यहाँ सदस्यों के रिटायरमेंट मतलब सदस्यों की जो है सेवानिवृत्ति और उनके कार्यकाल की जो सीमा है वो इससे बंधा हुआ है। तो इस प्रकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 वर्ष, सीनेट का 6 वर्ष, राष्ट्रपति का 4 वर्ष। इसमें इतना अधिक डिफरेंसेज है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति अपना पूरा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले और HR और सीनेट में उसका 2/3 का बहुमत कभी हो ही ना, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 2/3 की बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत की जरूरत है। तो साधारण बहुमत की स्थिति में USA में कोई संविधान पास हो ही नहीं सकता। USA में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका यह है कि कांग्रेस यानी USA की संसद, कांग्रेस जो है किसी विषय को 2/3 बहुमत से पारित कर दे और 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद यह राज्यों के पास जाएगा। USA में कुल 50 राज्य हैं और 2/3 से पारित होने के बाद राज्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, बल्कि 3/4 राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 50 राज्य से कम 37 या 38 लोग चाहिए जो इसका समर्थन कर दे, तब जाकर के वह संशोधन स्वीकार हो पाएगा। इसके अलावा दूसरी भी एक प्रक्रिया जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें राज्यों को भी पहल करने का हक है, लेकिन USA में है। अगर USA के 2/3 राज्य किसी संशोधन के संदर्भ में कांग्रेस को अवगत कराए तो एक संवैधानिक बैठक होती है जिसमें पुनः 2/3 बहुमत से अगर उस प्रपोजल को पास कर दिया जाए तो फिर कांग्रेस को अलग अलग सदन में 2/3 बहुमत उसे पारित करना होता है। फिर 50 राज्यों में से 3/4 राज्यों का मतलब 37 या 38 राज्यों का समर्थन हासिल हो जाए, तब जाकर के संवैधानिक संशोधन हो जाता है। अब इस कठिन प्रक्रिया की वजह से ही USA का संविधान जो लगभग 231 साल पुराना हो चुका है, मात्र 27 अमेंडमेंट हुए और इन 27 अमेंडमेंट में से शुरुआत के जो 10 अमेंडमेंट हैं वो सिर्फ मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, जिनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है।
और मूल अधिकार तो किसी भी देश के संविधान में होते ही होते हैं। यूएसए के संविधान में नहीं था, उसके संविधान, वहाँ संविधान निर्माताओं की ये भूल हो सकती है, जिसे तत्काल लगभग 5 या 7 महीने लगे थे। 25 सितंबर 1789 में पहला ये संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव आया और इसे पारित होने में लगभग 2 साल लग गए और तब जाकर के पारित हुआ। तो 10 तो मौलिक अधिकार है जिसको होने ही होने चाहिए, इसके बाद बचे 17। तो देखा जाए वास्तव में तो 17 ही अमेंडमेंट हुए। हाँ, ये जरूर है कि 6 प्रस्ताव संवैधानिक संशोधनों के पेंडिंग हैं और सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ वह 18 मई 1992 को हुआ। मतलब पिछले 28 साल में यूएसए के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। और कुछ संवैधानिक संशोधन तो कई दशकों के अंतराल के बाद हुए, जैसे 12वां संवैधानिक संशोधन था 1804 में हुआ था। इसके बाद 13वां संवैधानिक संशोधन जो था वो ठीक इसके लगभग 60 साल बाद, 61 साल बाद जाकर के हुआ। तो इस प्रकार वहां संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा कर ले और एचआर में, सीनेट में और राज्यों के बीच अपना 2/3 नहीं 3/4 का समर्थन हासिल करता है। तो इसलिए वहां संवैधानिक संशोधन अभी तक कुल कितने हुए? 27। 6 उसमें पेंडिंग है। अगर इसी के सापेक्ष अगर हम भारत के संविधान में देखें तो हमारे यहाँ संविधान लागू हुए लगभग 70 साल हुए और इन 70 सालों में कुल 104 अमेंडमेंट हुए। स्ट्राइक रेट ठीक है, अगर इसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो 70 बॉल और 104 रन। और भारत का संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जो सबसे जल्दी संविधान संशोधनों का शतक पूरा कर लिया। अब आइए, ऐसी प्रक्रिया की वजह से यूएसए के संविधान को हमें हर हाल में कठोर कहना ही पड़ेगा, लेकिन भारत के संविधान को क्या कहा जाए, किस श्रेणी में रखा जाए? भारत के संविधान में कठोर वाली प्रक्रिया मानी जा सकती है, क्योंकि ऐसे संवैधानिक संशोधन जिसमें सदन के 2/3 बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों के समर्थन की भी जरूरत है, ये कठिन तो है ही। इससे थोड़ा कठिन क्या है? सिर्फ विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत। और इससे सरल क्या है? साधारण बहुमत। हमारे यहाँ तीनों प्रक्रिया है और ये जरूरी है। किसी देश के संविधान को परिवर्तनशील होना चाहिए। यूएसए के संविधान में ऐसा नहीं है। यूएसए का समाज काफ़ी हद तक डायनेमिक है, लेकिन फिर भी उसका संविधान काफ़ी हद तक रूढ़ है। उसमें परिवर्तन जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन भारत का संविधान विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद ये तय किया था कि हर प्रकार के संशोधनों के लिए एक ही प्रक्रिया न अपनाई जाए। हो सके कुछ ज़्यादा महत्व के हों और हो सकता है कि कुछ कम महत्व के हों, तो उसके आधार पर ही उनकी कैटेगरी क्यों न बना दी जाए पहले से ही कि अगर इस प्रकार के होंगे तो ऐसे ही कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार हम भारत के संविधान को न तो कठोर की श्रेणी में लागू रख सकते हैं और न ही सरल की श्रेणी में लागू रख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा? इस संदर्भ में आयोग द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कहा गया था कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला। यही उसका सही आंसर था। अब ऐसे ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ मामलों में वो कठोर नहीं है, लचीला है। कुछ मामलों में वो कठोर है, तो वो न तो कठोर ही है और न ही लचीला है। और यही वो प्रकार था तीसरा वाला कि भारत के संविधान को कहाँ रखा जाए। तो ऐसी कंडीशन में कहीं नहीं रखा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता कि न तो कठोर है और न ही लचीला है। इस श्रेणी में भारत के संविधान को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है भारतीय संविधान पढ़ने से पूर्व संविधान
कि कुछ मूल विशेषताओं को सीखे हैं। और अगली क्लास जो भी होगी उसमें आपको जो करना होगा वो हम आपको बता दें। जैसे देखिए, नोट्स के PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये नोट्स है। अगली क्लास की वीडियो देखने समझने से पहले आप उसका फोटो स्टेट जरूर करा लें। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या है 21। कुल 5 खंडों में विभाजित किया गया है नोट्स को। ये पहला खंड है और किसी भी खंड में 25 पेज से ज़्यादा नहीं है। 21 ये पेज है, पन्ना नहीं। पन्ना तो 10.5 होगा। हाँ, इसमें आपको फोटो स्टेट कराते वक्त एक सावधानी बरतनी है, वो ये है कि जो ये मेन फ्रंट है, मेन फ्रंट के जस्ट पीछे वाला जो फ्रंट है उस पे पहला पेज ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो नोट्स की ब्यूटी खत्म सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हम लोग आमने सामने रख करके बनाए हैं और ऐसी कंडीशन में आप पता ही चले कि जिस पृष्ठ की बात हो रही है वो पृष्ठ ये है और इस गलती की वजह से ये पलट गया, इधर आ गया, जबकि इसको और इसको सामने होना चाहिए था। तो इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको हो सके दोबारा आप खुद ही सोचेंगे कि नहीं यार अब तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये मेन फ्रंट और मेन फ्रंट के पीछे जस्ट पहला पेज नोट्स का आना चाहिए और इस दौरान थोड़ी सी और सावधानी आप बरतें तो काफ़ी हितकारी होगा। आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, कम से कम 2 कलर का हो और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ इस पॉइंट को आप हाईलाइट करें। देखिए, अजीब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, हम लोगों को खुद भी लगता है, अभी भी इतनी 4 सालों से बताई गई बात, लेकिन हर बार बताने के दौरान ये लगता है कि क्या बताया जा रहा है। नोट्स प्रिंटेड नहीं है, ये हम लोगों की मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। क्योंकि नोट्स को जिस रूप में प्रिपेयर किया गया है अगर उसी रूप में प्रिंट हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन उस रूप में कोई भी टाइप करने के लिए तैयार नहीं है, उसे कोई प्रिंट करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोगों ने अपनी सुविधा और लोगों की सुविधा को ध्यान में रख करके कि हस्तलिखित नोट्स उसके बजाय लिखित मतलब प्रिंट वाला हो, टाइप हो तो काफ़ी अच्छा होगा। उसका ही प्रयोग करके हम लोगों ने देखा तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें जैसे नोट्स में कभी तीर इधर से लगाई गई है, कभी उधर से लगाई गई है, तो कहीं मोटा किया गया है, कहीं पतला किया गया है, तो ये नहीं संभव था। उसमें एक ही तरीका अपनाया जा सकता था। पहली यूनिट में संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के मौलिक कर्तव्य तक है, उसके साथ साथ उसमें जो संविधान की विशेषताएं हैं, स्रोत हैं, दूसरी अनुसूची में कौन कौन शामिल है, ये सारी चीज़ें इस नोट्स में हैं। और 21 पेज है। अगर हम लोग परंपरागत तरीका से बनाते इस नोट्स को तो ये लगभग 100 पेज तक जा सकता था। अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे या किसी भी तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 21 पेज में तो नहीं होगा। इसलिए आप जो सावधानियां बताई गई थोड़ा उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन वाला मजा लेने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ सावधानियां बरतें, जिससे हमको ऑनलाइन होने के बाद नुकसान ना उठाना पड़े, समय यूं ही ना वेस्ट करना पड़े। तो ठीक है, अगली वीडियो देखने से पूर्व आप नोट्स का पहला पेज जरूर पढ़ के आएं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक की जगह सुझाव दीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।